जनरल बिशंबर दयाल, इज ट्रंप चिकनिंग आउट या दरअसल ये थोड़ा सा बाइंग टाइम है, ये ईरान को भी मोहलत दे रहा है और बेंजामिन नेतन्याहू को थोड़ा सा संभाल लें, या उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी आ रहे हैं, उधर रूस भी अपना 400 इधर ईरान की तरफ लाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये लल बिफोर द स्टॉर्म तो नहीं है, आंधी से पहले एक जो खामोशी होती है ये वो तो नहीं है। हम जल्दी तो उतावले नहीं होने लगे कि संकट के बादल छट गए। देखिए संदीप, मुझे नहीं लगता कि जो बिल्टअप हो रहा है उसका कोई मीनिंग है। मुझे नहीं लगता जो ट्रंप की जो स्टेटमेंट है, मुझे कहीं ना कहीं उसमें एक सोच लगती है, एक रास्ता निकालने की सोच है। देखिए, लड़ाई पिछले 3-4 दिन से सर्वाइवलिटी की लड़ाई चल रही है, ना कि विक्ट्री की लड़ाई चल रही है। और एक आपने नतांज पे फायर किया, जैसे आपने बताया, उसने वापस फायर कर दिया। अगर मान लो जो इजरायली न्यूक्लियर साइट्स हैं, अगर उस पर 2 भी अटैक सक्सेसफुल हो जाते हैं, 2 भी पेनिट्रेट हो जाती है मिसाइल्स, तो फिर वो कहां जाएगा इजराइल? तो तब खत्म हो जाएगा, छोटा सा मुल्क है, और साइड में बाकी कंट्रीज पे सऊदी अरेबिया तक भी छींटे जाएंगे। मेरा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अब ये लड़ाई कुछ दिन से लग रहा है, पिछले 3-4 दिन से, कि एमलेस लड़ाई है। दोनों अपने सर्वाइवल, जैसे कहते हैं ना ट्रेडिंग दी वाटर, की भाई आप पानी में चप्पू चला रहे हो क्योंकि आपको इससे निकलना है किसी तरह। वो लड़ाई का जो पीक था, कि जो एम थे, वो कहीं ना कहीं अब पीछे चले गए और दोनों टेम्पर डाउन करने को है। डोनाल्ड ट्रंप भी जो उसका एम था, या इजराइल का जो एम था, उसे नीचे आएंगे। और ईरान जो बोल रहा है, कह रहा है, लेकिन ईरान का भी नुकसान तो हुआ है ना। और अगर दोनों इससे निकल के चले गए तो फिर भी दोनों का भला है, वरना तो तबाही है। मुझे नहीं लगता कि मतलब आप कह रहे हैं गले की हड्डी बन गया है, ये युद्ध सबके लिए गले की हड्डी बन गया है कि किसके मंसूबे कामयाब होंगे, लेकर क्या चले थे, एम्स का ही नहीं पता, ना वो ट्रंप समझा पाए। बेंजामिन नेतन्याहू, उसका तो सपना था 30-35 साल पुराना कि मुझे नेस्तनाबूद करना है ईरान को, उसके अलावा किसी के मंसूबे साफ नहीं थे। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है जनरल साहब, इस पर गौर कीजिएगा। जंग रोकने को लेकर ट्रंप का एक और बड़ा बयान आया है। उसने कहा कल रात ईरान के नेताओं से बातचीत हुई, कल रात, बीती रात ही, और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची शामिल थे। व्हाइट हाउस के दूत स्टीव विटकॉफ से हुई बातचीत। 3 और देशों के विदेश मंत्री भी शामिल थे, 3 और देश भी थे शामिल। अब वो कह रहे हैं अरागची शामिल थे और व्हाइट हाउस की तरफ से स्टीव विटकॉफ, पर ईरान अभी भी कह रहा है कि कोई बातचीत नहीं, ये शैतान यूएस और ट्रंप वो संज्ञा से नवाजा है, इनकी एक और हार हो गई। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, ईरान एक हार्डलाइन पोस्चरिंग देगा, क्योंकि ईरान का भी काफी नुकसान हुआ है। और ये सारी स्टेटमेंट्स अपनी लोकल, देखिए जब देश पे खतरा है ना, लोग सरकार के खिलाफ थे ईरान के अंदर, लेकिन देश पे खतरा है तो अपने देश के खिलाफ नहीं, देश के लोग खड़े हुए हैं। तो ये जो हार्डलाइनर्स हैं, ये इस किस्म की स्टेटमेंट देंगे संदीप, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इन स्टेटमेंट का मीनिंग नहीं है, बैकडोर पे जरूर कुछ न कुछ, प्रेसिडेंट है वो, इतनी बड़ी झूठ थोड़ी दुनिया को ट्वीट कर देंगे। कहीं ना कहीं बैकडोर चैनल्स खुले हुए हैं, बातचीत चल रही है, कोई रास्ता नहीं, झूठ तो बोलते आए हैं, ना, झूठ तो बोलते आए हैं। कहां मध्यस्थता कर देते हैं, कहां पर क्या कर देते हैं, झूठ। वो ही इज अ हैबिचुअल लायर। कंफ्यूजन के लिए कुछ बोला जाता है संदीप, वो दुनिया को कंफ्यूज करते हैं, वो दूसरी बात है। वो भी एक सोची समझी कहीं वो होगी, इतने मूर्ख नहीं है यार। मेरा मानना यह है कि ये स्टेटमेंट जो दी है, ये कुछ ना कुछ तो इसमें, कुछ ना कुछ तो इसमें जरूर सब्सटेंस है, आउट ऑफ द वे जाके नहीं है, दुनिया को बहकाने की बात नहीं है। अब एक्चुअली में हरकत कैसे, स्टेट ऑफ हॉर्मूज को नाटो या 20 कंट्री लगा लो, क्या 5-6 डिवीजन लगा सकते हैं ये लोग? हॉर्मूज स्टेट को जब कंट्रोल हो सकता है नाटो और अमेरिका का, जब आप 4-5 डिवीजन ग्राउंड पे लगाएंगे और उसकी बीचेस को 20-20, 25-25 किलोमीटर जब आप ईरान को कैप्चर कर लोगे, पॉसिबल नहीं है ना संदीप। तो रास्ता तो कहीं से निकाल लेंगे बातचीत के जरिए। और गल्फ स्टेट और कितने दिन ले सकते हैं? नहीं, पर अमेरिका और इजराइल अभी भी हैवी मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स को लाया जा रहा है, नेवी पर हमला किया जा रहा है। एक तरफ हमले भी जारी हैं, एक तरफ शांति
का राग भी अलापा जा रहा है, सफेद झंडा भी दिखाया जा रहा है। इसे आप कैसे देखेंगे? या इसमें, और आप तो रूस के एक्सपर्ट भी हैं, रूस ने जो संकेत दिए थे, S-400 भी देने की बात हो रही थी, वो जो सक्रिय होता दिखा रूस, और इस युद्ध का सबसे बड़ा अगर बेनिफिशियरी है, सबसे ज्यादा फायदा किसी को हुआ, मतलब लड़ाई हुई इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच, फायदा उठा ले गए पुतिन। 4 साल से प्रतिबंध लगा हुआ था, दबाकर तेल बेच रहे हैं, दबाकर नोट कमा रहे हैं। तो ये पुतिन की या रूस की एंट्री से भी थोड़े समीकरण बदले हैं क्या? देखिए, सर्टनली रूस की जो पब्लिक एंट्री है वो ज्यादा महत्व नहीं रखती, लेकिन अगर रूस बैकडोर चैनल से, मेरा मानना ये, जैसे अमेरिका रशिया से बैकडोर चैनल्स पे बात करता रहता है, वर्स्ट सर्कमस्टांसेस में दोनों कंट्रीज के बीच में कम्युनिकेशन चलता रहता है, तो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट पुतिन के जो दूत हैं, उन लोगों ने जो अमेरिका से बात की है, जो पब्लिक में नहीं आएगी डोमेन में, उसका जरूर असर पड़ा है। संदीप, ये कंडीशनल जो है ना, इसका कोई कंक्लूसिव सीज फायर नहीं होगा कि जिसमें दोनों की टर्म्स एंड कंडीशंस मानी जाए, कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा दोनों साइड्स को। और ये मैन्यूवरिंग है अपनी पब्लिक को अपीजमेंट करने की, कि देखिए मतलब ये थोड़ा बहुत छिटपुट अब चलते, छिटपुट कुछ ना कुछ चलता रहेगा, पर धीरे धीरे जो इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है, जिस तरह के हमले हो रहे थे, ये धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। आप क्या ये कह रहे हैं? मेरा मानना यही है कि धीरे धीरे कम होंगे, कहीं कहीं कोई समाधान निकलेगा, क्योंकि इससे ज्यादा आगे लड़ाई और कितनी भयानक नहीं कर सकती, दोनों साइड अफोर्ड नहीं कर सकते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।